दोस्तों, सोचिए कि आप एक कोर्ट हियरिंग देखने गए हो और वहाँ जो होता है वो आपका दिमाग हिला देता है। नागपुर के कस्तूरबा नगर की 200 महिलाएं, तकरीबन 200 महिलाएं एक कोर्ट के बाहर, किसी के हाथ में चाकू, किसी के हाथ में चिली पाउडर और किसी के हाथ में पत्थर लेके सब मौजूद थी। लेकिन क्यों? अक्कू यादव नामक एक शख्स जो पिछले 13 साल से एरिया में आतंक मचा के रखा था, वहां की औरतों के दिल में इतना डर का माहौल बना हुआ था कि 70 बार उस पे चाकू का वार होता है। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स भी काट दिए जाते हैं और ये सब होता है एक कोर्ट के अंदर, जहाँ पुलिस भी कुछ नहीं करती है और जज भी शॉक में चले जाता है। मीडिया, लॉयर्स, पुलिस वाले सब शॉक थे। ये सब जानना चाहते थे कि जस्टिस है या मर्डर। आज के इस तकरीबन 20 मिनट के स्पेशल में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जस्टिस था या मर्डर था। ये कहानी अक्कू यादव की मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल भी दूर थी और आप लोगों में से कई लोगों ने भी इसको सुना नहीं होगा। तो आइए जान, सबसे पहले समझते इसका बैकग्राउंड के शुरू कहाँ से हुआ। कस्तूरबा नगर के इलाके में दलित कम्युनिटी का एक एरिया था। कस्तूरबा नगर का ये एरिया काफी एकदम बैकवर्ड एरिया था, जहाँ पर दलित कम्युनिटी के लोग मोस्टली रहते थे, यानी कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग यहाँ रहते थे। पतली गलियां, सड़कों पे वायर बिछी हुई, यहाँ तक कि आतंक, चोरी और हर तरीके के गलत काम का बेस बन चुका था। यहाँ पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और आतंक सबसे हद पे पहुंच चुका था, यहाँ तक कि उनका बेस बन चुका था ये। यहाँ पर लड़कियां स्कूल जाने से भी कतराती थी, यहाँ तक कि रात में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आतंक इतना फैल चुका था कि अक्कू यादव नामक एक इंसान का कि हर कोई डरने लगा और बाहर घर से निकलने के लिए घबराने लगा। समझ लो ये अक्कू यादव इस तरीके से था कि एक अनस्टॉपेबल माफिया बन के रह गया था। इसके काफी कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट से लोकल लोकल पुलिस स्टेशंस में इसकी पहचान थी, तो ये अनस्टॉपेबल फील करने लगा। भरत कालीचरण यादव एके अक्कू यादव, इसका जन्म 1971 में हुआ था। ये स्टार्टिंग से ही थोड़ा वायलेंट था और 1991 से लेकर तकरीबन 2004 तक इसने खुद की भी गैंग बना ली थी और ये काफ़ी वायलेंट किस्म का इंसान बन चुका था। इसके नाम पे तरह तरह के क्राइम्स होते थे और काफ़ी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड थे। इसके नाम पे तकरीबन 26 क्रिमिनल केसेस थे ऑफिशियल रिकॉर्ड की माने जाए तो, और तकरीबन 40 विक्टिम्स थे इसके। और सबसे गंदी चीज तो इसकी ये थी कि इसने रेप को ही अपना हथियार बना लिया था। औरतों को जिंदा जला देना, आदमियों को जला देना, मतलब इसके लिए ऐसा हो गया था कि काफी आम बात हो गई थी। ये इसका कोई भी विरोध करता था तो उसके घर में उसी को पीड़ित बना देता था। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक दोस्त था अविनाश तिवारी नाम का, लेकिन वो इसके विरोध में आके पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दिया और नतीजा क्या निकला, उसने अविनाश तिवारी का ही मर्डर कर दिया। इसके ज्यादातर टारगेट दलित समाज की महिला ही हुआ करती थी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हुआ करती थी। यहाँ तक के हालत ऐसी पहुंच गई थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही विक्टिम्स बन जाती थी औरतें। कोई अगर कंप्लेंट करने जाता था तो उसके साथ ही दुष्परिणाम होता था। अक्कू पुलिस की प्रोटेक्शन में था और दलित कम्युनिटी का दर्द किसी को नजर नहीं आता था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया था कि काफी लोग कंप्लेंट भी करते थे, लेकिन वो कंप्लेंट को और एविडेंस को दबा दिया जाता था। उस समय सोशल मीडिया पे इतनी सोशल इश्यूज पे बातें नहीं बनती जितना आज बना करती है। ये सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि जहाँ पे कास्ट बेस्ड हायरार्की, आपको पॉवर्टी, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन सब नजर आता है इस केस में। इनके कुछ विक्टिम की स्टोरीज भी जान लेते हैं जो उन्होंने आंखों देखी हाल बताया। मनीषा एक 12 साल की बच्ची, उसके आंखों के सामने उसके पिता को सिगरेट से जलाया और बाल से घसीट के उसके घर से निकाला, लेकिन ये सब वो देखती रह गई। आशा भगत 28 साल महिला, उसको भी सेम इशू मिला, रेप, मर्डर, टॉर्चर, लेकिन उनकी मम्मी खुद इतना घबरा गई कि कंप्लेंट नहीं करूंगी, और अगर कंप्लेंट करने जाएगी तो वो खुद भी पीड़ित बन जाएगी। और एक एल्डरली लेडी थी, उन्होंने तो यहाँ तक कि जब कोर्ट में इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर रात डर के सोती थी, लेकिन आज जब उसका डेथ हो गया तो मैं आज सुकून की नींद सोऊंगी। ये दुख, ये इमोशंस और ये सारी चीजें जो थी एक तरह के से ज्वालामुखी बन के फट पड़ा एक दिन, और यही सोशल रेजिस्टेंस को नजर आता है। अब जानते हैं कि मतलब ये औरतों में इतनी ताकत कैसे है इसकी विरोध करने के लिए। एक महिला थी उषा नारायणे। इस सेगमेंट में ये कैरेक्टर इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है और एक स्टोरी ऐसी बनी कि एक वुमेन को खड़े रहने से कितना फर्क पड़ता है लोगों के बीच में। होटल मैनेजमेंट का वो जॉब करती थी। शी वॉज अ स्टूडेंट, प्रोग्रेसिव महिला थी और मतलब काफ़ी मॉडर्न आइडियोलॉजी को बिलीव करती थी। एक दिन उसके नेबरहुड में एक जगह अटैक होता है, तो उषा नारायण जो है वो अपने पास ही के पुलिस स्टेशन में जाके उस अक्कू यादव के नामक
शख्स के नाम पे कंप्लेंट डालती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे लोग शॉक हो गए कि कोई पहली औरत थी जिसने स्टैंड लिया। बाजू वालों का घर तबाह कर रहा था वो, और उसने क्या की, जाके कंप्लेंट कर दी। अब उसको धमकाने के लिए सेम उसने आइडियोलॉजी अपनाया कि जाऊंगा उसको उसके घर में जाके धमकाऊंगा, तो वो और अपने दोस्तों के साथ मिलके उसके घर पे चले गए उसको अटैक करने के लिए। मगर यहाँ दाद देनी पड़ेगी उषा नारायण के लिए। उसने क्या किया, घर के दरवाजे सारे बंद कर दिए, गैस चालू कर दिया और बोला कि अगर मरना ही तो सब साथ में मरेंगे। तो ये देख के वो काफी घबरा गया, और ये देखकर आस पड़ोस की महिलाओं को भी ताकत आया कि हाँ, अगर एक महिला स्टैंड करके इतना डरा सकती तो हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब लोग ने मिल के उसकी खुद की प्रॉपर्टी जला दी। अब वो इतना डर सहम गया कि वो भाग के सीधा पुलिस स्टेशन में चले गया, जहाँ से उसको हमेशा प्रोटेक्शन मिलती थी। ये मोमेंट को एक टिपिंग पॉइंट बताया गया था स्टोरी में, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे सारी महिला यूनाइट हो गई। उसके बाद कुछ दिन तक इन औरतों ने एक प्लानिंग बनाई, एक सीक्रेट मीटिंग करते थे जहां ये डिस्कस करते थे कि अगर अक्कू यादव वापस अगर लौटता है अपने एरिया में, तो वापस सबको परेशान करने का लगेगा और टॉर्चर करने लगेगा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, सब लोग ने एक एक किचन नाइफ ली, चिली पाउडर्स इकट्ठा किए और पत्थर इकट्ठा किए। 13 अगस्त 2004 के दिन क्या हुआ कि लोग काफी जमा हो गए थे, पर पुलिस को लगा कि ठीक है, ये लोग ऐसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही जमा हुए। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया क्राउड को, और सिर्फ 3 कांस्टेबल्स को लगा दिया उसको एस्कॉर्ट करने के लिए। जब उसको एस्कॉर्ट किया जा रहा था तो उसने एक और महिला पे फिर से उसने गंदा कमेंट पास किया। बस ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनते ही सारी महिलाएं धक्का देकर, पुलिस को, स्टाफ को, सबको धक्का देकर कोर्ट में जबरदस्ती घुस गई, और एक के बाद एक हर महिला ने 70 बार उस पर चाकू के वार किए, उसकी आंखों में चिली पाउडर डाल दिया, और यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। और सारी महिलाओं ने ये डिसाइड किया था कि सब लोग एक एक बार करके निकल जाएंगे, ताकि अगर सजा भी हो तो सबको एक साथ हो। अगर आप कोई भी उस वक्त मौजूद स्टाफ से अगर पूछते आज भी, तो उनके दिमाग में आज भी वो सीन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कि जज इतना शॉक में आ गए थे, पुलिस तक घबरा के पीछे हो गई थी। ब्लड पड़े हुए थे रोड पे, तेज तेज चीखे, क्या नहीं हुआ था उस। अब बात करते हैं कि ये इंसिडेंट के बाद क्या हुआ। पुलिस ने तकरीबन 5 औरतें और 16 आदमियों को अरेस्ट किया था इन केसेस में। लेकिन उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद इतने सारे प्रोटेस्ट होने लगे, और सैकड़ों के तादाद में औरतें जाके पुलिस स्टेशन में ये बोलने लगी, अगर सजा देना है तो सबको दीजिए, केवल इन 5 औरतों को नहीं या 16 आदमियों को नहीं। हमने सबने एक एक वार किया तो हम सबको अरेस्ट करो। मीडिया ने इनिशियली इस चीज को मॉब जस्टिस कहा, लेकिन इतना अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट देख के वो लोग भी घबरा गए और वो भी सपोर्ट करने लगे। तकरीबन कुछ 8 साल ये केस चला और कोर्ट ने सबको एक्विट कर दिया। जज ने ये स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे हमको सब सबूत नहीं मिले, इसलिए सबको एक्विट करना पड़ा। नेटफ्लिक्स ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, इंडियन प्रेडेटर नाम की, जहाँ पे ये आज भी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। इस कहानी से हमको ये समझ में आता है कि आज भी इंडिया में काफी सोशल इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन उनके ऊपर, कास्ट बेस्ड वायलेंस भी बहुत सारे होते हैं। पुलिस में थोड़ी अभी भी सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ तक कि लीगल बॉडीज में अकाउंटेबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। महिलाएं विक्टिम ब्लेमिंग का भी प्रॉब्लम चल रहा है, स्पेशली इन दलित कम्युनिटी, जो छोटे छोटे कम्युनिटीज होते हैं उनके अंदर। ये केस बताता है कि जब लॉस हो रहा हो तो लोग अपने हाथ में हथियार ले लेते हैं इंसाफ के लिए। आज भी ऐसा होता है ना कि काफी सारे केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। उषा नारायण जो थी वो आज एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करके रखी हुई है ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए। कस्तूरबा नगर में अभी फिलहाल क्राइम्स काफी कम हो गए हैं और लोग अवेयर हो गए इस चीज को लेके। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, बुक्स, पॉडकास्ट, सब लोग इस चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, और लोग अब पुलिस रिफॉर्म्स को लेके, दलित कम्युनिटी के बारे में, दलित जस्टिस के बारे में, जस्टिस फॉर वुमेन के बारे में ज्यादा अवेयर हो गए। आपको क्या लगता है कि ये 200 महिलाओं ने जो किया वो सही था, या कभी सिस्टम सही हो सकता है? क्या आपने कभी ऐसे केसेस सुने? अगर सुने भी है तो क्या वहाँ पे जस्टिस मिला था या नहीं मिला था? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए, क्योंकि असली हिंदुस्तानी यही है ना कि असली जस्टिस यहाँ मिले। हमारे चैनल पे यूं ही वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।